25 जुलाई 2017 को यमन के एडन शहर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यमनी पुलिस ने केरल की निमिषा प्रिया और उनकी दोस्त हन्नान को अब्दू मेहदी नाम के एक दलाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यह मामला इतना खौफनाक था कि इंटरनेशनल मीडिया में सनसनी फैल गई। खबरों के मुताबिक निमिषा ने अपने पति तलाल मेहदी के शव के टुकड़े कर पानी की टंकी में छुपा दिए थे। केरल के इडुक्की के थोडुपुझा में रहने वाले थॉमस के लिए यह न्यूज किसी सदमे से कम नहीं थी। उन्होंने जब टीवी पर यह खबर देखी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जिस लेडी का नाम लिया जा रहा था वह उनकी वाइफ निमिषा थी, जो कई सालों से यमन में रह रही थी। टॉमी के लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि उनकी पत्नी पर ऐसे सीरियस आरोप कैसे लग गए। उन्होंने तुरंत निमिषा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और न्यूज में जो खबरें आ रही थीं, उन पर विश्वास करना मुश्किल था। आखिर यह तलाल मेहदी नाम का शख्स कौन था और उसका निमिषा से क्या कनेक्शन था? सवाल कई थे, लेकिन जवाब गुमनाम था। थॉमस और उनकी 5 साल की बेटी मिशेल को अंदाजा नहीं था कि यह केस कुछ दिन, हफ्तों या महीनों का नहीं, बल्कि सालों का होने वाला था, क्योंकि निमिषा के अरेस्ट के 1 साल बाद वहां की कोर्ट ने साल 2018 में उसे आरोपी डिक्लेयर कर साल 2020 में फांसी की सजा सुना दी और 2023 में सुप्रीम जुडिशियस काउंसिल ON ऑफ यमन ने मर्सी अपील को रिजेक्ट कर फांसी की सजा को बरकरार रखा। ढेरों कोशिशों के बाद भी निमिषा ने सालों से यमन की जेल में कैद इंसाफ की आखिरी उम्मीद लगाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 साल बाद 30 दिसंबर 2024 को यमन प्रेसिडेंट रशद अल अलीमी ने मर्सी पिटीशन को खारिज कर निमिषा को 1 महीने के अंदर फांसी देने का फैसला सुना दिया था। लेकिन बीते वक्त में ऐसे कौन से हालात बने जो उसे एक नर्स से कातिल बना सीधा फांसी के तख्ते तक ले गए? सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो। यू आर वॉचिंग क्राइम एंड शैडो। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। निमिषा का बर्थ केरल के पलक्कड़ गांव में हुआ था। उनके पेरेंट्स दिहाड़ी मजदूर थे और परिवार की कंडीशन काफी कमजोर थी। पढ़ाई में होशियार निमिषा ने नर्सिंग का डिप्लोमा किया। उनकी पढ़ाई का खर्च वहां के लोकल चर्च ने उठाया था, लेकिन स्कूल की एग्जाम पास न कर पाने की वजह से उन्हें केरल में नौकरी नहीं मिल पाई। परिवार की आर्थिक तंगी की वजह से निमिषा ने विदेश जाकर काम करने का फैसला किया। साल 2008 में महज 19 साल की उम्र में निमिषा यमन चली गईं। अपनी मां से वादा करते हुए उन्होंने कहा कि वह परिवार के बुरे दिन खत्म कर देंगी। यमन पहुंचकर उन्होंने सना के एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी शुरू की। उनकी मेहनत से परिवार की कंडीशन सुधरने लगी। 3 साल बाद सन 2011 में निमिषा की फैमिली ने उसकी शादी के लिए एक रिश्ता देख रखा था, इसलिए उन्होंने निमिषा को यमन से केरला वापस बुला। उसकी शादी केरला में इडुक्की के टॉमी थॉमस से करवा दी, जो पेशे से ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। शादी के 1 साल बाद साल 2012 में थॉमस भी निमिषा के साथ यमन आ जाता है, जहां दोनों जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। निमिषा जहां वापस आकर यमन की राजधानी सना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करने लगती है, वहीं थॉमस इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट की जॉब करने लगता है। कुछ महीनों बाद दिसंबर 2012 में उनकी एक बेटी होती है। परिवार और नई जिम्मेदारियों के बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ने लगे थे। थॉमस अपनी जॉब से कुछ खास कमा भी नहीं पा रहा था। दूर देश में कम आमदनी के साथ बेटी की परवरिश करना मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए आखिरकार अप्रैल 2014 में थॉमस अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ वापस केरला अपने घर लौट आता है और ऑटो रिक्शा चलाने लगता है। निमिषा न सिर्फ अपने काम में माहिर थी, बल्कि उसका लोगों के प्रति बर्ताव भी बहुत अच्छा था। यही वजह थी कि जो भी पेशेंट निमिष के पास आता वो उसे भूल नहीं पाता था। इनफैक्ट उसके साथ काम करने वाला हॉस्पिटल स्टाफ भी उसके नेचर की तारीफ करता था। निमिषा को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और उसे विश्वास था कि अगर वह यहाँ यमन में खुद का क्लिनिक खोल ले तो वह अपने परिवार, अपनी बेटी को एक बेहतर जिंदगी दे सकती है। इसीलिए उसने इस बारे में अपने हस्बैंड थॉमस से डिस्कस किया। थॉमस भी निशा के इस फैसले के साथ सहमत हो गया था, लेकिन यमन के कानून के अकॉर्डिंग किसी यमनी नागरिक का बिजनेस पार्टनर होना जरूरी है। सो निमिषा ने इसके लिए थॉमस को एक शख्स का नाम सजेस्ट किया। वह शख्स था तलाल मेहदी। तलाल यमन का नागरिक था और उसकी कपड़ों की दुकान थी, जो उसी हॉस्पिटल के पास थी जहां निमिषा काम करती थी। 1-2 बार निमिषा थॉमस के साथ उसकी दुकान पर भी गई थी और तलाल की वाइफ की डिलीवरी भी उसी हॉस्पिटल में हुई थी। यही वजह थी कि निमिषा की तलाल से ठीक ठाक जान पहचान थी। निमिषा ने थॉमस से डिस्कस किया कि वह तलाल से क्लिनिक के लिए लाइसेंस लेने में मदद ले सकती है, क्योंकि वह लोकल बंदा है।
इसलिए उसके सपोर्ट से क्लिनिक सेटअप करना आसान हो जाएगा। लेकिन जैसा निमिषा ने प्लान किया था, हुआ उसका उल्टा। क्योंकि निमिषा जिस प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी, वहां के ऑनर अब्दुल लतीफ को निमिष के इस प्लान की भनक लग गई। अब्दुल लतीफ इस बात पर भड़क गया कि निमिषा अब खुद का क्लिनिक कैसे खोलने का सोच रही है। पहले तो उसने इस बात पर निमिषा से बहुत झगड़ा, बहुत हंगामा किया, लेकिन बाद में 33% शेयर के बदले वो निमिषा के क्लिनिक में पैसे इन्वेस्ट करने को राजी हो गया। थॉमस ने भी उधर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लगभग 1 लाख के आसपास उधार लिए थे। क्लिनिक खोलने के लिए अब पैसों का ठीक ठाक अरेंजमेंट हो गया था। इसलिए निमिष ने तलाल को बता दिया कि अब लाइसेंस और फंडिंग के लिए उसकी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि इस सब का इंतजाम हो गया है। हालांकि क्लिनिक को सेटअप करने में तलाल से निमिषा ने मदद मांगी थी, जो उसने की भी। क्लिनिक को सेटअप करने का काम अच्छे से चल रहा था और इन्हीं सब के बीच तलाल, निमिषा और थॉमस के लिए एक फैमिली मेंबर जैसा बन गया था। तलाल अक्सर थॉमस को उनके 14 बेड वाले क्लिनिक की फोटोज भेजता, जिसका नाम उन्होंने अल अमन मेडिकल क्लिनिक रखा था। फाइनली साल 2014 में थॉमस और निमिष का यह सपना ना सिर्फ पूरा हुआ, इनफैक्ट क्लिनिक शुरू होते ही अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करने लगा। थॉमस ने बताया कि उस वक्त उनका क्लिनिक दिन का $1000 के अराउंड अर्न कर रहा था। नेक्स्ट ईयर जनवरी 2015 में निमिषा वापस अपने घर केरला आती है और उसके साथ तलाल भी इंडिया घूमने और छुट्टी बिताने आ जाता है। थॉमस के लिए यह बहुत खुशी का पल था। सन 2015 में थॉमस के मेहमान बनकर तलाल मेहदी केरल आया। थॉमस ने उसका स्वागत दिल खोलकर किया और उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। तलाल को अपने घर में ठहराने से लेकर साइट सीडिंग करवाने तक थॉमस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तलाल थॉमस और निमिषा के साथ ऐसा घुल मिल गया कि परिवार की छोटी छोटी बातें भी जान गया। 1 महीने बाद 9 फरवरी को तलाल और निमिषा वापस यमन लौट गए। जिंदगी पटरी पर आ रही थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। यमन में हालात बिगड़ने लगे और 1 महीने बाद सिविल वॉर छिड़ गया। भारत सरकार ने 46 भारतीय और हजारों विदेशी नागरिकों को वहां से निकाल लिया। लेकिन निमिषा ने यमन में ही रहने का फैसला किया। उसने हाल ही में क्लिनिक खोलने के लिए कर्ज लिया था और उसे छोड़ना उसके लिए संभव नहीं था। भारत देश में यमन के लिए नए वीजा के अप्रूवल पर रोक लगा दी थी, इसलिए चाहकर भी थॉमस अपनी बेटी के साथ निमिषा के पास यमन नहीं जा सकता था। हालात ऐसे बन गए कि टॉमी और उनकी बेटी भारत में ही रह गए, जबकि निमिषा यमन में थी। निमिषा यहाँ तलाल के साथ यमन में थी, वहीं उसका हस्बैंड और बेटी भारत में। और इसी के बाद से निमिषा की जिंदगी उस रास्ते पर कदम रखेगी जो उसे फांसी के फंदे के करीब पहुंचा देगी। क्लिनिक की अच्छी कमाई देख इस बीच तलाल के मन में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा कि क्लिनिक के मुनाफे में उसका भी हिस्सा होना चाहिए। उसे यह भी पता था कि अब निमिषा यहाँ यमन में सिर्फ उसके ही सहारे है और वह उस पर बेहद भरोसा भी करती है, और इसी बात का वह फायदा उठाता है। निमिषा की मजबूरी और उस पर उसके विश्वास का फायदा उठाते हुए उसने क्लिनिक की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में अपना नाम जुड़वा लिया। इसके बाद क्लिनिक के शेयर होल्डर के कागजों में भी अपना नाम शामिल करवा लिया। धीरे धीरे वह क्लिनिक का 33% हिस्सा हथिया चुका था और निमिषा को इसका अंदाजा तक नहीं था। अब वह निमिषा के हिस्से का प्रॉफिट क्लिनिक के कैशियर से बोल अपने पास रखने लगा और स्टाफ में सभी को यह बताने लगा कि निमिषा उसकी वाइफ है। निमिषा को इस बारे में पता चला तो वो बुरी तरह भड़क गई और तलाल से उसकी इस घटिया हरकत पर सवाल उठाए, जिस पर तलाल ने उससे कहा कि यह सब उसने उसकी भलाई के लिए किया है, ताकि उसे कोई सिंगल वुमन समझ परेशान ना करे। बट बात यहीं पर नहीं रुकी और तलाल की दखलंदाजी हर मामले में बढ़ने लगी, मानो ये क्लिनिक उसी का हो और निमिषा ही उसकी वाइफ हो। चाहे हर महीने क्लिनिक का प्रॉफिट अपने पास रखना हो या फिर मैनेजमेंट के फैसले खुद लेना। क्लिनिक के स्टाफ को भी यही बताने लगने लगा था कि तलाल ही निमिषा का हस्बैंड है। तलाल की यह सब सोची समझी चाल थी और इसकी प्लानिंग वह पहले से ही कर रहा था, क्योंकि जब वह निमिषा के साथ उसके घर केरला में रुका था तब उसने थॉमस और निमिषा के वेडिंग एल्बम से एक फोटो चुरा ली थी और इसी फोटो को मर्ज कर उसने थॉमस की जगह अपना चेहरा लगा लिया था और इसी बेसिस पर उसने यमन में फेक मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था। सो अकॉर्डिंग टू यमन लॉ निमिषा अब तलाल की लीगल वाइफ हो गई थी। तलाल के पास लोकल सपोर्ट तो था ही और अब फोर्जरी से यमन का कानून भी उसके फेवर में था। निमिष की हालत उस पक्षी की तरह हो गई थी जो एक ऐसे पिंजड़े में कैद थी जिसमें कोई दरवाजा ही नहीं था। सन 2016 में हालात और बिगड़ गए। तलाल ने खुलेआम निमिषा के साथ बदसलूकी और मारपीट करना शुरू कर दिया।
परेशान होकर निमिषा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन यमन के कानून के तहत दोनों को ही अशांति फैलाने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। इसके बाद तलाल ने वही फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट में सबमिट कर यह शो कर दिया कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कोर्ट भी इस फर्जी सर्टिफिकेट को पहचानने में चूक गई, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद दलाल को समझ आ गया कि अब तो कोर्ट में भी उसका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो गया है और इसी बात का वो और फायदा उठाने लगा। निमिषा यमन की राजधानी सना में ही एक किराए के घर में रहती थी, जहां दलाल रोज नशे की हालत में आता, उससे मारपीट करता और जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता। कभी कभी वो रात में अपने कई दोस्तों के साथ आ जाता और निमिषा से उन सभी के साथ रात बिताने के लिए जबरदस्ती करता, और जब वह मना करती तो बेरहमी से पीटता। इसलिए अक्सर उसे घर से भागकर अपनी जान बचानी पड़ती। यमन जैसे देश में जहां शायद ही कोई महिला रात में सड़कों पर नजर आए, वहां निमिषा रात भर अपनी इज्जत और जिंदगी बचाते हुए भटकती रहती। निमिषा कहीं देश छोड़ न चली जाए, इसलिए तलाल ने उसका पासपोर्ट भी छीनकर अपने पास रख लिया था। निमिषा ने शहर के दूर दराज के हिस्से से आने वाले स्टाफ के लिए क्लिनिक के बगल में एक घर रेंट पर लिया था, लेकिन दलाल ने उसमें भी कब्जा कर अपनी वाइफ और बच्चों को वहां ठहरा दिया था। दलाल फीमेल स्टाफ के साथ भी बदतमीजी करता था। निमिषा यह सब कुछ अकेले ही झेल रही थी और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। निमिषा के हिस्से के सारे पैसे खुद रख, वो उसे गुजारा करने भर के पैसे देता। निमिषा के पास 26 सिम कार्ड्स थे, क्योंकि आए दिन तलाल उसका सिम कार्ड तोड़ देता था ताकि वह इस बारे में अपने घर में ना बता सके। तो निमिषा छुपते छुपाते कॉल कर थॉमस और अपनी बेटी से बात कर पाती थी। अक्सर यह कॉल 1 मिनट या उससे कम की होती थी। कभी कभी वो वॉइस नोट्स भी भेज दिया करती। निमिषा जानती थी कि थॉमस चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। इस बीच तलाल कई बार जेल गया था, कभी निमिषा की कंप्लेन पर तो कभी दूसरों के साथ किए गए मनी और लैंड फ्रॉड के चलते। एक बार तो कोर्ट ने उसे 4 कंडीशन पर रिलीज किया था कि वह निमिषा का पैसा, कार, पासपोर्ट वापस करें और उससे अपने बोले सभी झूठ की माफी मांगे। लेकिन बाहर आते ही तलाल वापस वही हरकतें करने लगा। निमिषा समझ गई थी इस नरक से छुटकारा उसे तभी मिल सकता है जब वह यमन में अपना सब कुछ छोड़ वापस भारत देश अपने परिवार के पास जाए। निमिषा को अपना पासपोर्ट वापस चाहिए था, लेकिन तलाल से लाखों बार कहने के बाद भी वह उसे लौटाने को तैयार नहीं था। तलाल को अक्सर एक जेल में भेजा जाता था जो निमिषा के क्लिनिक के पास ही थी। उसी जेल का वार्डन अपने चेकअप के लिए क्लिनिक आता रहता था। वार्डन ने निमिष को सलाह दी कि अगर मौका मिले तो तलाल को बेहोश कर दे, ताकि उससे पूछ सके कि पासपोर्ट कहाँ छिपा रखा है। निमिषा का इरादा कभी उसे मारने का नहीं था। उसे लगा कि पुलिस वार्डन की मदद से यह काम आसानी से हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। जुलाई 2017 में तलाल नशे का आदी था और अक्सर नशे की हालत में निमिषा के घर आ जाता था। एक दिन जब वह नशे में था, निमिषा ने मौका पाकर उसे सेडेटिव इंजेक्शन दे दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन तलाल फिर नशे की हालत में निमिषा के घर बैठा था। इस बार निमिषा ने दोबारा इंजेक्शन दे दिया। कुछ देर बाद तलाल जमीन पर गिर गया और जोर जोर से चीखने लगा। फिर अचानक उसकी आवाज बंद हो गई और शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। निमिषा ने डरते डरते जब उसकी पल्स चेक की तो वह समझ गई कि तलाल की तो मौत हो चुकी है। शायद सेडेटिव और ड्रग्स के रिएक्शन के चलते तलाल ने दम तोड़ दिया था। निमिषा बुरी तरह से डर गई, क्योंकि उसने ऐसा कुछ हो जाने की उम्मीद नहीं की थी। उसका इरादा तो सिर्फ तलाल से अपने पासपोर्ट के बारे में उगलवाने का था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वह एक कातिल बन चुकी थी। निमिष ने फौरन अपनी दोस्त हन्नान को बुलाया, जो नर्स थी और उनके घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। हन्नान निमिषा की जिंदगी की हर बात जानती थी और उसने तलाल के हाथों निमिषा पर हुए अत्याचार को देखा था। तलाल के कारण मिले मेंटल टॉर्चर से निमिषा को एंजाइटी अटैक आते थे। इस घटना के बाद उसे पैनिक अटैक भी पड़ने लगे। हन्नान ने उसे संभालते हुए कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी तलाल की बॉडी ठिकाने लगानी होगी। हन्नान ने तलाल की बॉडी के टुकड़े करके बोरी में भरकर घर की पानी की टंकी में छिपा दिए। उस वक्त निमिष ने एंजाइटी की दवा खाई हुई थी, इसलिए उसे सारी बातें ठीक से याद नहीं रहीं। इसके बाद दोनों घर छोड़कर 380 किलोमीटर दूर एडन शहर चले गए। कुछ दिनों बाद 25 जुलाई 2017 को यमनी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इसकी जानकारी तब मिली जब पड़ोसियों ने पानी की टंकी से बदबू आने की शिकायत की। टंकी की जांच करने पर पुलिस को तलाल के शरीर के टुकड़े मिले। इस मामले में हर न्यूज चैनल पर यह अफवाह फैली कि कैसे एक नर्स ने अपने पति के टुकड़े कर हत्या कर दी।
जब यह खबर थॉमस तक पहुंची तो वह हैरान रह गया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने निमिषा से संपर्क करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन न तो थॉमस और न ही केरल में उनके किसी रिश्तेदार से निमिषा का संपर्क हो सका। निमिष और हन्नान को सना की जेल भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद जेल में निमिष को एक बार फोन का इस्तेमाल करने का मौका मिला, जिससे उसने थॉमस से बात की। यमन की अदालत में निमिष के खिलाफ चली कार्यवाही काफी पक्षपाती एकतरफा थी। उसे न कोई कानूनी सहायता मिली और न ही कोई वकील दिया गया। निमिष ने खुद अपना पक्ष रखते हुए बताया कि तलाल ने फर्जी शादी के कागज बनवाकर सबको उसे अपनी पत्नी बताया था। उसने अदालत से कहा कि वे आसानी से पहचान सकते हैं कि कागज नकली हैं, क्योंकि उसमें उसकी फोटो एक मुस्लिम नाम के साथ है, जिसे उसके पासपोर्ट से मिलाकर देखा जा सकता है। उसने कोर्ट से अपील की कि वह चाहे तो उसके पड़ोसियों से पूछताछ करवाकर पता कर सकती है कि कैसे तलाल आए। दिन उसको टॉर्चर करता था, लेकिन यह सभी क्लियर फैक्ट्स मौजूद होते हुए भी ट्रायल कोर्ट ने साल 2018 में निमिषा को कॉन्विक्ट साबित कर दिया। निमिषा को अपील करने के लिए जो लॉयर असाइन किया गया वो भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसा जूनियर एडवोकेट था जो उसकी तरफ से प्रॉपर्ली अपील भी नहीं कर पाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेकर कोर्ट प्रोसीडिंग्स तक सभी पेपर वर्क अरेबिक भाषा में थे, इसलिए निमिषा को यह नहीं पता चल पा रहा था कि उससे जिन पेपर्स पर साइन करवाए जाते हैं उसमें क्या लिखा होता है। आखिरकार नियम कानून को दरकिनार कर ट्रायल कोर्ट ने मर्सी अपील रिजेक्ट करते हुए साल 2020 में हन्नान को उम्र कैद और निमिषा को फांसी की सजा सुना दी। निमिष को मिला जूनियर एडवोकेट एपेक्स कोर्ट में अपील करने के लिए भी एलिजिबल नहीं था, इसलिए बिना किसी प्रॉपर लीगल सपोर्ट के निमिषा ने सुप्रीम जुडिशियस काउंसिल ओन ऑफ यमन में फांसी की सजा के अगेंस्ट अपील की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 साल बाद 30 दिसंबर 2024 को यमन प्रेसिडेंट रशद अल अलीमी ने मर्सी पिटीशन को खारिज कर निमिषा को 1 महीने के अंदर फांसी देने का फैसला सुना दिया। फिलहाल यमन एम्बेसी अब इस बात से पलटी मारते हुए यह कह रही है कि यमन प्रेसिडेंट ने निमिष की फांसी को मंजूरी नहीं दी कि इस केस पर फैसला लेने का अधिकार हुदी अथॉरिटीज का है, यानी इस केस से जुड़े सभी फैसले हुदी अथॉरिटीज ले रही है, क्योंकि जहां निमिष का केस चल रहा है वह रीजन हुदी के कंट्रोल में आता है। सो निमिषा के पास फांसी से बचने का एकमात्र रास्ता बचा है, और वह है ब्लड मनी। आखिर यह ब्लड मनी है क्या, और यह हुदी अथॉरिटीज कौन है? यमन देश में शिया और सुन्नी दोनों का रूल है, जिसमें शिया मुस्लिम यानी हुदी लगभग 35% और सुन्नी लगभग 65% है। और जहां यह केस चल रहा है यानी यमन की कैपिटल सना, वहां पर हुदी का रोल है, और यहां आज भी शरिया का कानून चलता है। और शरिया के कानून के मुताबिक अगर दोषी की फैमिली कंपनसेशन के तौर पर विक्टिम की फैमिली को मुंह मांगा पैसा दे देती है तो उसकी सजा माफ हो सकती है, और इसी कंपनसेशन मनी को ब्लड मनी कहते हैं। यमन के एक बिजनेसमैन सैमुअल जेरोम भास्कर, जो कि एक एनआरआई सोशल एक्टिविस्ट इस ग्रुप के मेंबर हैं, वह साल 2017 से ही निमिषा को इंसाफ दिलाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। उन्होंने सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम से एक कमेटी भी बनाई, जिसके तहत वह क्राउड फंडिंग कर निमिष प्रिया को छुड़ाने के लिए ब्लड मनी अरेंज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि तलाल मेहरी की फैमिली से नेगोशिएशन कौन करेगा। सो इसके लिए इंडियन एम्बेसी एडवोकेट अब्दुल्ला अमीर को निमिषा की तरफ से एज ए नेगोशिएटर बनाया गया। अपॉइंटमेंट के लिए $40,000 की प्री नेगोशिएशन फीस मांगी गई थी। पहली किस्त के रूप में $20,000 अब्दुल्ला अमीर को दिए गए, लेकिन अब्दुल्ला ने बातचीत बीच में यह कहकर रोक दी कि बाकी रकम मिलने के बाद ही वे आगे बात करेंगे। पैसे की सही रकम को लेकर मीडिया और न्यूज में कई तरह की अटकलें हैं, लेकिन तलाल की फैमिली ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। 30 दिसंबर 2024 को कैपिटल पनिशमेंट के फैसले के बाद अगले दिन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट कर बताया कि वे इस मामले से अवगत हैं और सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। अल बायदा जेल में बंद निमिषा प्रिया की जिंदगी अब तलाल मेहदी की फैमिली के हाथों में है। जेल के बाहर क्या हो रहा है इसका अंदाजा निमिषा को नहीं है। निमिषा के वकील सुभाष चंद्रन का कहना है कि अब सिर्फ भारतीय सरकार के समर्थन से ही कोई बातचीत संभव है।
तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद निमिषा की फैमिली ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। थॉमस को भरोसा है कि उनकी पत्नी की जिंदगी बच जाएगी और उनकी 13 साल की बेटी, जो इतने सालों से मां से दूर है, फिर से अपनी मां से मिल पाएगी। निमिष की मां प्रेमा कुमारी अप्रैल 2024 से कोर्ट की अनुमति लेकर यमन में हैं। वे हर संभव रास्ता तलाश रही हैं जिससे उनकी बेटी की जिंदगी बच सके। पिछले 9 महीनों में वे सिर्फ 2 बार ही निमिषा से मिल पाई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को उम्मीद और हिम्मत देने की पूरी कोशिश की है। आज पूरे देश के दिल में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या निमिषा प्रिया को हम बचा पाएंगे? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और क्राइम वीडियोस ला सके।